हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। 29 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम बैंकिंग अवेयरनेस और जीके के क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे। आपको इस सेशन में जो भी क्वेश्चंस दिखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वो बिना वजह की कोई भी न्यूज़ नहीं भरी जाती फिलर्स के तौर पर, तो ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। और जो मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूं तो उन्हें कमेंट करके बताया करिए, उससे आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं कल के सवाल से जो मैंने आपसे पूछा था। अच्छा, इससे पहले अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ। ये सवाल मैंने कल आपसे पूछा था कि एक्सरसाइज शक्ति जो है, जो कि हर 2 साल पे होती है, वो इंडिया और कौन से देश के बीच में होती है। तो इसका सही जवाब बहुत सारे बच्चों ने सही दिया है। क्या है? बी, फ्रांस और इंडिया के बीच होती है। हर 2 साल पे होती है और अल्टरनेटिवली होती है, मतलब एक बार इंडिया में हुई तो अगली बार जब होगी तो फ्रांस में होगी। इस बार की 2024 की जो एक्सरसाइज है वो इंडिया में आयोजित हुई थी। कहाँ पे? मेघालय में। तो ये आप इसे पढ़ सकते हैं। वैसे आंसर जो लिखा हुआ है इसमें आप डिटेल में देख सकते हैं। उमरोई मेघालय में ये हुई थी। आज के सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या है कि न्यू पोर्टल टू एक्सपीडिएट एग्री इंफ्रा फंड इंटरेस्ट सब्सिडी क्लेम्स फॉर फार्मर्स लॉन्च्ड बाई, कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF जिसको कहते हैं, तो उसमें जो इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम आती है तो उसको क्लेम करने के लिए फार्मर्स के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, ताकि ये जो क्लेम है ये बहुत जल्दी फार्मर्स को मिल सके। तो इसको जो लॉन्च किया है भारत के जो नए कृषि मंत्री हैं, कौन? शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। और किसानों के लिए देखा जाए तो बहुत ही अच्छा कदम ये होने वाला है, क्योंकि पहले ये जो क्लेम होता था उसको पूरी तरीके से फाइनल होने में महीनों का समय लग जाता था, मंथ्स लग जाते थे। लेकिन अब जैसा ये पोर्टल की बात करी जा रही है, लिखा गया है कि विद इन अ डे ये जो क्लेम होंगे ये सेटल हो जाएंगे। एक दिन में, ऐसा कहा जा रहा है। थोड़ा और डिटेल में बातें समझते हैं। ये जो पोर्टल है इसको किसने डेवलप किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, DA&FW और नाबार्ड, इन दोनों ने मिलकर के इसको डेवलप किया। क्योंकि नाबार्ड को मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सुपरवाइजरी संस्था है RRBs की, वो क्या है? नाबार्ड। अच्छा, जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है या इंटरेस्ट सब्सिडी है वो कितने परसेंट की होती है? 3% की, याद रखिएगा। 3% की जो इंटरेस्ट सब्सिडी होती है वो किसानों को मिलती है। ओके, कि मतलब मान लीजिए लोन का रेट अगर 8% है और आप समय से लोन चुकाते हैं, 3% सरकार चुकाती है, 5% इफेक्टिवली पड़ेगा आपको। ये जो पोर्टल है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही दिन में ऐसा कहा जा रहा है कि जो बैंक सेटलमेंट है वो कर देगा इंटरेस्ट सब्सिडी क्लेम्स का अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के थ्रू जो मिलती है फार्मर्स को। लिखा गया है इस पोर्टल को कौन यूज करेगा? बैंक्स यूज करेंगे, सेंट्रल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो होती हैं वो यूज करेंगी, DA&FW यूज़ करेगा और नाबार्ड इसको यूज करेंगे, क्योंकि इन्हीं के थ्रू सारे ट्रैकिंग और जो भी डिप्लॉयमेंट है फंड का वो सारी चीज़ें होती हैं। इसमें एक और चीज़ लॉन्च हुई है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लॉन्च करी है, वो है कृषि कथा नाम का की एक ब्लॉग साइट। एक ब्लॉग साइट है कृषि कथा नाम से, जो कि रीजनल लैंग्वेजेस में होगी। तो इसमें किसानी या खेती को लेकर के सारी ब्लॉगिंग वगैरह हुआ करेगी, तो इसको भी लॉन्च किया गया है। इसमें अगर हम बात करें AIF की, तो AIF को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ष 2020 में। इसके बेनिफिट क्या हैं AIF के? तो इसके कई सारे बेनिफिट ऐसे लिखे गए हैं कि इम्प्रूव मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फार्मर्स टू सेल डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स एंड इंक्रीज देयर इनकम। किसानों की आय दोगुनी तीगुनी जो करने की बात होती है, तो मिडिल मैन को ख़त्म करके आप डायरेक्टली, किसान हैं तो डायरेक्टली आप कस्टमर को सेल कर सकते हैं। इसके लिए AIF काम करता है। रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, कि भाई हार्वेस्ट होने के बाद जो लॉसेस होते हैं, मतलब कटाई उटाई हो गई या फिर आलू वगैरह अगर निकालना हो तो निकल गए, तो उसके बाद जो लॉसेस होते हैं उनको कम करना। बेटर एक्सेस टू मॉडर्न पैकेजिंग एंड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, जैसा मैंने कहा कि आपने मान लीजिए आलू बो रखा है, उसको आलू की खुदाई हो गई, निकल गए, लेकिन अगर आप उसे सही तरीके से स्टोर नहीं करेंगे तो बहुत अच्छी फसल होने के बावजूद भी आलू सड़ जाएंगे। लेकिन बेटर अगर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी होगी और उसके लिए आपके पास फाइनेंस होना चाहिए कि आप रख सकें, तो आपकी जो फसल है वो बची रहेगी। लिखा है इंक्रीज्ड बार्गेनिंग पावर फॉर फार्मर्स। सिंपल सी बात है कि अगर आप तुरंत अपनी फसल, जैसे कोई फसल हुई है उसको तुरंत बेचते हैं तो उतना पैसा अच्छा नहीं मिलता उस समय, क्योंकि बहुत सारे लोग बेच रहे होते हैं। अगर आप उसे स्टोर करके अच्छी तरीके से रख लें कि वो ख़राब ना हो, फिर आप थोड़ा समय बाद बेचेंगे तो आपको उसके ज़्यादा अच्छे पैसे मिलते हैं। मोर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ये AIF के बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसी में कि जो फाइनेंसिंग होती है AIF के थ्रू क्या होती है, तो लिखा है कि लोन अप टू 2 करोड़
2 करोड़ तक रुपए लोन एलिजिबल होते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% पर एनम फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। कि अगर पीरियड पूछा जाए मैक्सिमम 7 साल का होता है, 2 करोड़ के लोन एलिजिबल होते हैं, 3% की जो सब्सिडी है वो प्राप्त होती है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ इसी में लिखी हुई हैं। इसमें जो होता है क्रेडिट गारंटी कवरेज भी अवेलेबल होता है फॉर एलिजिबल बोरोवर्स अंडर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज स्कीम फॉर लोन अप टू 2 करोड़। ये क्या होता है कि मतलब ऐसे समझिए कि ये जो CGTMSE होता है ये क्रेडिट गारंटी देता है। मतलब बैंक कोई कोलेटरल अगर आपसे नहीं ले रहे हैं तो ये कहता है कि अगर फार्मर चुका नहीं पाएंगे तो फिर हम चुकाएंगे, इसके थ्रू दिया जाएगा, सरकार ऐसा कहती है। तो जो एलिजिबल बोरोवर होते हैं उन्हीं को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। तो जिनकी मतलब ट्रैक रिकॉर्ड या हिस्ट्री वगैरह अच्छी रहती है तो उन्हें दिया जाता है। लिखा था गवर्नमेंट पे द फी फॉर क्रेडिट गारंटी कवरेज। जैसा मैंने कहा कि क्रेडिट गारंटी कवरेज की जो फ़ी है वो भी गवर्नमेंट ही पे करती है। और इसमें लिखा हुआ है कि मोरेटोरियम फॉर रिपेमेंट कैन वेरी फ्रॉम मिनिमम 6 मंथ टू मैक्सिमम 2 ईयर्स। मोरेटोरियम का मतलब मान लीजिए आपको कोई पैसा है या लोन है 6 महीने में चुकाना है लेकिन आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो आपको जो एक्स्ट्रा समय दिया जा रहा है उसको मोरेटोरियम के तौर पे देखा जाता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इस AIF के थ्रू जो फाइनेंसिंग होती है उसमें 6 महीने से लेकर के 2 साल तक का मोरेटोरियम पीरियड दिया जाता है, डिपेंड करता है कितना लंबा वो लोन है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडिया एंड डैश हैव डिसाइडेड टू एक्सटेंड अ 2% डिजिटल टैक्स ऑन ई-कॉमर्स सप्लाईज अंटिल जून 30। तो देखिए पूरी कहानी, इसका आंसर मैं बता दूं क्या है। डी वाला USA। इंडिया और USA ने 2% के जो डिजिटल टैक्स है उसको 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। अब इसमें है क्या कि इंडिया USA से कुछ जो ई-कॉमर्स सप्लाईज होती हैं, मतलब सर्विस सेक्टर को लेकर के हों चाहे गुड्स को लेकर के हों, जो ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे बेची जाती है और इंडिया में बेची जाती है, तो उस पर भारत सरकार 2% का टैक्स लगाती है। अमेरिका को इस पर ऐतराज़ था कि भाई ऐसा आप क्यों करते हैं, हम तो नहीं लेते हैं, आप क्यों ले रहे हैं, ऐसा करके। तो इसी को लेकर के कुछ बैठकें वगैरह हुई थी जिसमें कई सारे देश शामिल थे। तो उसको लेकर के एक ये पैक्ट बना हुआ है कि इस तरह के जो पैक्ट हैं या फिर जो MOUs कह सकें या पैक्ट ही कह सकते हैं, ये साइन हो रहे हैं कि जब तक कोई इसका हल ना निकाल लिया जाए कि कैसे इसको ट्रीट करना है इस टैक्स को और ये सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बीच में आती हैं, तो तब तक के लिए ये जैसे व्यवस्था चल रही है उसको ऐसे चलने दिया जाए। तो अभी ये 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, गवर्नमेंट डैश स्मॉल सेविंग स्कीम इंटरेस्ट रेट फॉर Q2 ऑफ 2024-25 कि 2024-25 से Q2 के लिए जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उनका जो इंटरेस्ट रेट है गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसके साथ क्या बढ़ा दिया है, कम किया है, फिर अनचेंज्ड है। तो इसका सी और ऑप्शन सही है कि जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट रेट हैं Q2 के लिए गवर्नमेंट ने अनचेंज्ड ही रखे हैं। ज़्यादातर अनचेंज रहता है, कभी कभी ऐसा बढ़ता कम होता है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वर्तमान समय में आप इसके इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि स्कीम का 8.2 है, 3 ईयर के टर्म डिपॉजिट और PPF का 7.1% है, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट का 4%, किसान विकास पत्र का 7.5%, NSC का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.7% और मंथली इनकम जो स्कीम है 7.4%। इसमें से सवाल पूछ लिए जाते हैं कि कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है किसी का भी, PPF का या फिर किसान विकास पत्र का, तो ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो पता रहेगा। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट जो है उसने किसको अपॉइंट किया है नया फॉरेन सेक्रेटरी, कब से, जुलाई 15 से। जुलाई 15 से पदभार संभालेंगे फॉरेन सेक्रेटरी के पोस्ट का। तो ये बने हैं विक्रम मिश्री, बी वाला ऑप्शन इसका सही है। विक्रम मिश्री अभी क्या है, डिप्टी NSA हैं, लेकिन 15 जुलाई के बाद ये नहीं रहेंगे, 15 जुलाई से या उससे पहले ये हट जाएंगे पोजीशन से, ये भी स्टार्ट हो चुका है। ये डिप्टी NSA हैं। NSA कौन है, अजीत डोभाल, तो डिप्टी NSA हैं, ये IFS ऑफिसर हैं। अब ये बन रहे नए फॉरेन सेक्रेटरी, किसकी जगह लेंगे, विनय मोहन क्वात्रा की जगह लेंगे, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। लिखा गया था एग्रीगेट वेज एंड मींस एडवांसेस लिमिट फॉर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज हैज़ बीन अप्ड बाय 28% टू डैश करोड़। मतलब RBI ने ये घोषणा करी है, RBI इसको इशू करता है। वेज एंड मींस एडवांसेस किसके लिए, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए। RBI ने कहा 28% हमने बढ़ा दिया है इसकी लिमिट, मतलब इतने रुपए तक का लोन अब वो टेम्परेरी या शॉर्ट टर्म का जो लोन है स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज ले सकती हैं। तो अब इसकी जो लिमिट है वो कितनी हो गई है, 60,118 करोड़ रुपए। ये वाला ऑप्शन सही है। ये क्या थी, अर्लियर लिमिट थी, इससे पहले कि 47,010 करोड़ रुपए थी इसकी लिमिट, लेकिन अब ये इतनी 28% बढ़ चुकी है। थोड़ा समझते हैं वेज एंड मींस एडवांसेस वगैरह क्या होते हैं और ये जो है इफेक्ट इसका क्या पड़ेगा, सारी चीज़ें।
लिखा गया था रिवाइज WMA लिमिट 1 जुलाई से लागू होगी, उससे पहले नहीं। वेज एंड मीन्स एडवांसेज आखिर होते क्या हैं? तो ये बेसिकली शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, कम समय के लिए दिए जाते हैं, जनरली 3 महीने के लिए RBI के द्वारा दिए जाते हैं। किसको? इंडियन गवर्नमेंट्स को, मतलब चाहे वो सेंट्रल की हो, चाहे स्टेट की हो, चाहे यूनियन टेरिटरीज हो, किसी को भी दिया जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए तो वो होगा। और किस लिए दिए जाते हैं? टू मैनेज टेम्परेरी मिसमैच बिटवीन देयर इनकम एक्सपेंसेस, कि इनकम और एक्सपेंस में अगर कुछ मिसमैच हो रहा है, मतलब सरकार को ये था कि इतना पैसा हमें प्राप्त हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे ऐसा स्कीम को चलाना है, आप पैसे बांटने हैं, किसी को कुछ देना है, कोई स्कीम चलानी है, तो लेकिन उतना पैसा प्राप्त नहीं हो पाया, तो उसके लिए सरकार इस तरह के लोन ले लेती है कि हमें कुछ दिन बाद तो मिल ही जाएगा, हम लौटा देंगे, ऐसा करके। तो ये उसके लिए दिया जाता है WMA, है ना। इसे ऋण के तौर पे वैसे नहीं देखा जाता है RBI की तरफ से, इसलिए इसे WMA कहा जाता है। लिखा है दे हैव टू बी रीपेड विद इन 3 मंथ्स, इसीलिए इसका जो पीरियड होता है काफ़ी कम होता है, क्योंकि ये टेम्परेरी मिसमैच के लिए दिया जा रहा है। इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि आपने लोन ले लिया और उससे आप करें कि हमारे पास पैसा नहीं, जब आएगा तो देंगे, नहीं, 3 महीने के लिए दिया जाता है। WMA के अगर टाइप देखें तो 2 तरह के WMA होते हैं। एक होता है नॉर्मल WMA, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये क्या होते हैं? दीज आर रेगुलर एडवांस विथ इंटरेस्ट रेट लिंक टू द रेपो रेट, द रेट एट विच RBI लेंड्स मनी टू बैंक। मतलब नॉर्मल जो WMA होता है, ऐसे समझिए जिसमें RBI कोई कोलेटरल नहीं लेता है स्टेट से, यूनियन टेरिटरीज से, कुछ कोलेटरल के तौर पे नहीं लेता है, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो रेपो रेट से लिंक होता है, मतलब हाई होता है। एक होता है स्पेशल WMA, इसे SDF कहते हैं। ये क्या होते हैं? एक सिक्योर्ड लोन होते हैं, मतलब इसमें कुछ कोलेटरल लेता है RBI, वो भी किसके रूप में? जो आपके इंडियन गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ हैं उस रूप में, या बॉन्ड्स हैं, तो उस रूप में लेता है कोलेटरल के तौर पे, और इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है इसलिए थोड़ा लोअर होता है ना। तो अगर कभी आए क्वेश्चन कि किसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, तो आप बताएंगे नॉर्मल WMA का, क्योंकि इसमें कोलेटरल नहीं होता। इसमें कोलेटरल होता है तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है। आगे हम बात करते हैं, लिखा हुआ है RBI विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्करेंस हैज डिसाइडेड टू पुट इन प्लेस रिवाइज फ्रेमवर्क ऑन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट फॉर, कि RBI ने भारत सरकार की सहमति से किसके लिए जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है उसके फ्रेमवर्क को थोड़ा रिवाइज किया हुआ है, कुछ चीज़ें इसमें बदली गई हैं या फिर नई लाई गई हैं। तो ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है सार्क कंट्रीज़ के लिए, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। जैसे ब्रिक्स है, आसियान है, शार्क G20 है, वैसे एक शार्क भी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पे अगर हम पढ़ें कि ये कितने पीरियड के लिए, 2024 से 2027 के लिए लागू रहेगा। इसमें हुआ क्या है? तो लिखा गया है कि इसमें एक सेपरेट इंडियन रुपी के लिए विंडो ओपन करी गई है, स्वैप विंडो ओपन करी गई है, जिसमें बहुत सारे कंसेशंस भी रखे गए हैं कि अगर आप करेंसी स्वैप कर रहे हैं तो आप इंडियन रुपीज़ में अगर करना चाहें तो कुछ कंसेशन के साथ ये अलग एक विंडो ओपन करी गई है इस 2024 में। लिखा गया है कि इसका जो कॉर्पस रखा गया है वो टोटल रखा गया है $250 बिलियन का, मतलब बहुत बड़ा कॉर्पस है। अगर हम बात करें शार्क करेंसी स्वैप फैसिलिटी की, तो ये नवंबर 15, 2012 में अस्तित्व में आई थी। किस लिए? विद एन इंटेंशन टू प्रोवाइड बैक स्टॉप लाइन ऑफ फंडिंग फॉर शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ऑफ द शार्क कंट्रीज टिल द लॉन्गर अरेंजमेंट आर मेड, कि मतलब जो शार्क कंट्रीज़ हैं उनके अंदर अगर किसी तरह का बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ रहा है, मतलब ऐसे समझिए इस करेंसी स्वैप, चलिए पहले करेंसी स्वैप में आपको समझा देता हूँ करेंसी स्वैप क्या होता है। तो देखिए करेंसी स्वैप का मतलब क्या होता है कि IMF कहता है करेंसी स्वैप वो है, एक तरह का डिफाइंड एग्रीमेंट है 2 सेंट्रल बैंक्स के बीच में, जिसमें क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ कैश फ्लो होता है वन करेंसी अगेंस्ट अ कैश फ्लो ऑफ अनदर करेंसी अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड टर्म एंड कंडीशंस। मतलब ये है कि एक तरह का लोन ही है, समझिए। मान लीजिए कि आप इंडिया में रहते हैं तो आपके पास INR में पैसा होगा, और लेट से कोई रह रहा है USA में तो उसके पास डॉलर में होगा पैसा। तो अगर आपको डॉलर में पैसा चाहिए, है ना, डॉलर की ज़रूरत है, कहीं पेमेंट करनी है, क्योंकि जब इंटरनेशनल चीज़ें होती हैं तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने कहीं से तेल खरीदा, अब जिससे तेल खरीदा वो कह रहा है कि हम आपकी करेंसी में पैसा नहीं लेंगे, पेमेंट नहीं लेंगे, हमें डॉलर में पेमेंट चाहिए, आपके पास डॉलर है ही नहीं, तो क्या करेंगे आप? तो आप ये कह सकते हैं कि भाई देखो हमारे पास रुपया है, हम आपको रुपया दे रहे हैं, आप हमें उसके बदले में कुछ डॉलर दे दो उतने के बराबर के, और हम आपको कुछ इंटरेस्ट रेट भी पे कर देंगे आपके इस डॉलर के बदले में। तो ये हो गया क्या? करेंसी स्वैप। तो आपके पास पेमेंट करने के लिए डॉलर आ जाएंगे, और कुछ समय के बाद जब आपके
आपकी नीड, आपके पास उतने पैसे आ जाते हैं, डॉलर आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस डॉलर को इनको वापस कर देंगे जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उसके साथ में, और ये आपको आपकी जो इंडियन रुपी में करेंसी ली गई थी वो वापस कर देंगे। इसी को कहा जाता है करेंसी स्वैप। इसको सिर्फ सेंट्रल बैंक्स के साथ ही नहीं बल्कि इंडिविजुअल कंपनियां भी करती हैं। तो इसीलिए सार्क कंट्रीज को लेकर के ये करेंसी स्वैप फैसिलिटी स्टार्ट करी गई है। आरबीआई ही इसको सब देखता है, और आरबीआई क्या कहता है कि जितने भी कंट्रीज हैं उनको अलग अलग भारत के साथ या आरबीआई के साथ बायलैटरल जो एग्रीमेंट है वो साइन करना पड़ेगा इस करेंसी स्वैप फैसिलिटी के लिए। ये नया एडिशन है इंडियन रुपी वाला, है ना। इससे पहले यूएस डॉलर और यूरो का स्वैप विंडो था जिसका कॉर्पस कितना है, $2 बिलियन। आप सोचिए इंडियन रुपी वाला $250 बिलियन का कॉर्पस है। तो ये सारी चीज़ें हैं करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में। फिर यहाँ पे बात करते हैं कुछ शार्क कंट्रीज़ की। शार्क की फुल फॉर्म द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इसमें जो साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं जैसे अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये इसके मेंबर हैं। अफ़गानिस्तान इसमें लेटेस्ट मेंबर है, लेकिन फाउंडिंग मेंबर की बात करें तो ये बाकी के साथ हैं। बाद में अफ़गानिस्तान जुड़ा था, और इसको कब फाउंड किया गया था, 1985 में। काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है, और सेक्रेटरी जनरल इसके कौन है, तो ये हैं गोलम सरवर इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। इसकी 20th शार्क समिट होने वाली थी 2016 में, पहले प्रस्तावित थी, कैंसिल हो गई थी। फिर 2023-24 में प्रस्तावित, मतलब 24 में प्रस्तावित है। देखिए कहाँ पे होने वाली है, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। होगी नहीं होगी ये अभी पता नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लिखा हुआ है डैश इनॉग्रेटेड इट्स डोमेस्टिक रिटेल ब्रांच एट गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी जो कि गुजरात के गांधीनगर में है। अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो बताइएगा, कई बार मैंने बता रखा है, वैसे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर एक्सिस बैंक ने अपनी एक नई रिटेल जो ब्रांच है वो ओपन करी है, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल है, नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो ये हर साल मनाया जाता है 28 जून को। ये नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे है। भारत में इंश्योरेंस की जो पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है, और इसी को बढ़ाने के लिए ये इस तरह के जो डे हैं मनाए जा रहे हैं। भारत का लक्ष्य है 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल का, कि सबके लिए इंश्योरेंस जो है उपलब्ध हो पाए। और अगर हम बात करें डेटा की तो केवल 4% ऑफ जीडीपी अभी जो इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन है वो इंडिया में है, जो कि बाकी के देशों की अगर बात करें तो उनसे काफ़ी पीछे है। तो भारत इसके लिए कदम उठा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के नाम से जाना जाता है जिसे, उसने कौन सी कंट्री को अपनी ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया है। तो इसका सही जवाब क्या है, हाल ही में टर्की, या जिसको तुर्की भी कहा जाता है, उसको अभी अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। तो समझते हैं FATF क्या है, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, ये क्या होती हैं। तो अगर हम बात करें FATF की, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है 1989 में, जिसे बनाया गया था किसके इनिशिएटिव पे, G7 के इनिशिएटिव पे। किस लिए, टू डेवलप पॉलिसी टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग एंड मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या फिर इसमें एक और टर्म जोड़ा जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह का भी। तो इसके लिए बनाया गया था, जिसमें जो टेररिज्म फाइनेंसिंग था ये पहले नहीं था, ये 2001 में जब अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ था उसके बाद फिर इसको लाया गया था इसके स्कोप में। तो अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में है। किस लिए बनाया गया है, समझ ही रहे हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह होती है या फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग होती है उनको कॉम्बैट किया जा सके। बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि पैसा क्या करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, और उस पैसे का इस्तेमाल किस में करते हैं, टेरर को फाइनेंस करने में करते हैं। तो ऐसे कंट्रीज़ पे लगाम लगाई जा सके उसके लिए इसको बनाया गया, ताकि एक ऐसी एजेंसी जो ट्रैक कर सके कौन कैसा काम कर रहा है। मेंबर कंट्रीज़ में 38 हैं, ध्यान रखिएगा इसमें 38 कंट्रीज़ हैं। 2023 में जो रशिया है उसको इस से मेंबर से निकाल दिया गया है, वरना 39 कंट्रीज़ थी इसमें, भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है। नेक्स्ट बात करें अगर इसमें कि जो ग्रे लिस्ट है इसका मतलब क्या होता है, ग्रे लिस्ट का मतलब ये इसको ऑफिशियली कहा जाता है जुरिडिक्शंस अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, मतलब ऐसा देश जिनमें मॉनिटरिंग इंक्रीज करी जा रही। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे लैप्सेस पाए गए होंगे जिसकी वजह जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो रूल्स वगैरह हैं या फिर जो काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग के जो रूल्स हैं उनको लेकर के कुछ लैप्सेस दिखे होंगे अपने जब ऑडिट हुआ होगा FATF के द्वारा उसमें, तो उसकी वजह से उनको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। फिर वो देश क्या करते हैं कि FATF के सुझाए गए जो भी सलाह होती है उसको लागू करते हैं और अपनी जो ये सिस्टम है इसको और मजबूत बनाते हैं। कहीं अगर कुछ ऐसा लूप होल रह रहा है लॉ में या फिर रूल में तो उसे इम्प्रूव किया जाता है। तो इसी में FATF ने पहले तुर्की को डाला था ग्रे लिस्ट में, अब रिमूव कर दिया, मतलब वहाँ पे स्थिति सही है। इसमें एक ब्लैक लिस्ट भी होती है। ब्लैक लिस्ट क्या है, हाई रिस्क जुरिडिक्शन सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन, मतलब इस वाले लिस्ट में किसी भी तरह का बैन पेनाल्टी ऐसा कुछ नहीं होता है।
है ना, बस मॉनिटरिंग इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर किसी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो इसका मतलब फिर कॉल फॉर एक्शन वाली चीज़ आ जाती है। वो हाई रिस्क जुरिडिक्शन है जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग को लेकर के जो रूल्स हैं फॉलो नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी जो डिफिशियंसीज हैं वहां पे पाई जा रही हैं, और वहां पे जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उसको लेकर के बहुत सारे काम हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के चीज़ें पाई जाती हैं जिस देश में, उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। अच्छा, इसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं 38, केवल इन्हीं के लिए लागू नहीं है कि बस इन्हीं देशों की मॉनिटरिंग होगी, सारे 173 183 देशों की मॉनिटरिंग इसमें होती है। और फिर उनको उसी अनुसार जो अगर कुछ ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, जैसे ब्लैक लिस्ट में कौन कौन से देश हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया है और एक और देश है कौन सा, ईरान, है ना। तो इसके लिए क्या है, इसलिए आप देखेंगे ईरान वगैरह के ऊपर कितने ज़्यादा सैंक्शंस होते हैं हर एक देश के द्वारा। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस यही होते हैं, एक तो फाइनेंशियल आइसोलेशन हो जाता है कि आपको लोन वगैरह अगर अभी ईरान चाहे कि IMF से लोन ले ले तो नहीं मिल पाएगा, है ना। तो इस तरह लोन वगैरह लेने में बहुत दिक्कत मिलती है, फाइनेंशियल आइसोलेशन हो जाता है, एक दूसरे से ट्रेड नहीं कर पाते हैं, करेंसी स्वैप वगैरह करना है तो बड़ी दिक्कत होती है, इकोनॉमिक डैमेज होगा ही होगा इससे, और रेपुटेशनल डैमेज तो होता ही होता है। फिर अगर रेपुटेशन डैमेज है तो फिर तो देश ही खराब होता रहता है। तो ये सब इसके क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अगला सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हुपिंग कॉन्ट्रीब्यूशन किया है $1.169 मिलियन का, किसके लिए, डैश प्रोजेक्ट, एक UN का प्रोजेक्ट है जिसके लिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, तो उसका सही जवाब है हिंदी एट UN प्रोजेक्ट, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार ने इतना $1 मिलियन का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। ये आखिर प्रोजेक्ट है क्या, तो यूनाइटेड नेशंस में हिंदी के यूज़ को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है चलाया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार बैक कर रही है इस प्रोजेक्ट को। इसके लिए हर साल कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे रही है। कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये 2018 से इसको स्टार्ट किया गया है इन कोलेबोरेशन विद UN डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन। मतलब जो यूनाइटेड नेशंस की जितनी इंफॉर्मेशंस होती हैं या फिर विज्ञप्तियाँ आ रही हैं, कुछ सर्कुलर्स आ रहे हैं, तो उन सब को सिर्फ इंग्लिश फ्रेंच जो भाषाएँ हैं या फिर और जो भाषाएँ उसमें नहीं हो, हिंदी में भी वो आनी चाहिए, इसको लेकर के काम किया जा रहा है 2018 से। इसका इम्पैक्ट क्या है कि इस जो कंट्रीब्यूशन है इसके द्वारा यूनाइटेड नेशंस ने हिंदी सोशल मीडिया पेजेस बनाए हुए हैं, जैसे ट्विटर के, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, और इन पेजेस पे हर साल लगभग 1000 पोस्ट होती हैं हिंदी में। जो यूनाइटेड और पोस्टें जो इंग्लिश में होती हैं वो हिंदी में भी यहाँ पे जाती हैं। एक और इसमें चीज़ होती है कि यूनाइटेड नेशंस का एक न्यूज़ हिंदी ऑडियो बुलेटिन आता है UN रेडियो पे, हर हफ्ते एक बार वो आता है। तो ये सब जो कह सकते हैं इनिशिएटिव्स हैं, ये इसी प्रोजेक्ट हिंदी एट UN के तहत आ रहे हैं, जिसको भारत सरकार बैक कर रही है। अगला सवाल है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स वॉज ग्रांटेड डैश स्टेशन ऑन जून 25, 2024। तो इनको मिला है नवरत्न का स्टेटस, डी वाला ऑप्शन सही। नवरत्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस जो करंट अफेयर की क्लास है उसमें बता रखी है। तो आप अगर क्लासेस को, इसीलिए कहता हूँ फॉलो करते रहिए, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, तो आपको ये सारी जानकारी मिली। नवरत्न का मतलब क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, किसे दिया जाता है, और इसका फ़ायदा क्या होता है नवरत्न स्टेटस मिलने का, वो आपको पता चलेगा। डैश हैज़ लॉन्च्ड अ UPI ऐप सुपर डॉट मनी टू ऑफर पेमेंट, क्रेडिट, डिपॉजिट एंड अदर डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। तो इसे लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट ने, सी वाला ऑप्शन सही है, सुपर डॉट मनी। अगला सवाल है, नवीन चंद झा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ। तो ये बने हैं SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO। अगला सवाल है, वर्ल्ड MSME डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो MSME डे हर साल कब मनाया जाता है, 27 जून को मनाया जाता है। देखिए, हर एक सवाल पे एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं होता। आप सोचेंगे कि कुछ सवाल को तो ऐसे ही, भाई उनकी इंपॉर्टेंस ही उतनी है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ही नहीं उनकी, बस उतना जान लीजिए, उतना ही बहुत है। उससे ज़्यादा जानेंगे भी तो आपके लिए नुकसान ही होगा, मतलब इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में बढ़ती ही जाएगी, उसका कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा एग्ज़ाम के लिहाज से देखा जाए तो। जैसे MSME डे है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हम समझते हैं। MSME डे 27 जून को मनाया जाता है और इसमें वर्ल्ड MSME डे मनाया जाता है। मतलब जो MSME सेक्टर है उसका क्या इंपॉर्टेंस है पूरी दुनिया में और उसे और कैसे बढ़ाया जाए, उसको सेलिब्रेट किया जाता है इस डे के द्वारा। अगर हम भारत में बात करें तो MSME का मतलब क्या होता है, कौन सी इंडस्ट्री को हम MSME के तहत डालेंगे, किसे हम मीडियम इंटरप्राइज कहेंगे, किसे स्मॉल कहेंगे, किसे माइक्रो कहेंगे, तो वो हम समझते हैं डेफिनेशन भारत सरकार की क्या है। तो ये जो डेफिनेशन है नई डेफिनेशन है, पुरानी मत याद करके जाइएगा। तो लिखा है कोई भी इंटरप्राइज अगर माइक्रो इंटरप्राइज है तो लिखा हुआ है कि जहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट में वो
1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नहीं है और जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नहीं है, तो उसे क्या कहा जाएगा? माइक्रो इंटरप्राइज कहा जाएगा। वहीं पे स्मॉल इंटरप्राइज किसे कहा जाएगा? जहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट और मशीनरी में या फिर इक्विपमेंट में वो 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नहीं है और जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नहीं है, तो उसे क्या कहा जाएगा? स्मॉल इंटरप्राइज। और मीडियम किसे कहा जाएगा? जहाँ पर प्लांट और मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है या इक्विपमेंट में वो 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नहीं है और टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नहीं, तो क्या कहा जाएगा? मीडियम इंटरप्राइज। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे कि मीडियम इंटरप्राइज का टर्नओवर किससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो ऐसे पूछा जा सकता है, पता होना चाहिए 250 करोड़ रुपए। अगला सवाल, अच्छा अगला ये क्या है? 3 हमारे पास वन लाइनर है। जैसे SBI ने 10,000 करोड़ रुपए जो है रेज किए हुए हैं 15 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के द्वारा, जिसपे 7.36% का इंटरेस्ट दे रहा है SBI। और क्यों लॉन्च किए गए हैं? ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं जैसे पावर, रोड, ये सब इन्हें जो है फंड किया जा सके। फिर पंजाब एंड सिंध बैंक ने एक पैक्ट साइन किया हुआ, MOU साइन किया हुआ इंडियन आर्मी के साथ, ताकि सैलरी अकाउंट वगैरह खोल सके वो, और इसमें बहुत सारी सुविधाएं जैसे फ्री इंश्योरेंस वगैरह कवरेज भी दिया जा रहा है। इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है वो मार्च 2024 के एंड में बढ़ करके $663.8 बिलियन पे पहुंच चुका है ना? ये भी आपके लिए अच्छी बात है, मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा इसे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ बैंकिंग और स्टैटिक जीके की। तो बैंकिंग अवेयरनेस में पहला सवाल, आज हम माइक्रो फाइनेंस को लेकर के सवाल रखे हैं कि RBI ने माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए बताया जा रहा है कि जो हाउस होल्ड हैं उनकी जो एनुअल हाउस होल्ड इनकम है वो कितनी निर्धारित करी है। पहले क्या था कि ये ध्यान रखिएगा, ये बदल चुका है, 2022 में नया सर्कुलर आया था RBI का, उसमें बदल चुका है। पहले रूरल एरिया के लिए अलग नियम था, अर्बन के लिए अलग नियम था और सेमी अर्बन के लिए अलग नियम था, मतलब अलग लिमिट थी। 1.25 लाख इसके लिए 2 लाख थे और इसके लिए शायद 3 लाख थी, ऐसे था। तो अब क्या कर दिया गया? अब यूनिफॉर्म कर दिया गया है कि सब के लिए एक ही होगा कि अगर किसी हाउस होल्ड की एनुअल इनकम इतने लाख तक है तो वो माइक्रो फाइनेंस लोन ले सकता है। तो ये सही क्या है? 3 लाख। 3 लाख अब यूनिफॉर्म है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल है, माइक्रो फाइनेंस लोन्स आर बैक्ड बाई, मतलब माइक्रो फाइनेंस जो लोन होता है उसके लिए कोलेटरल के तौर पे क्या रखा जाता है? गोल्ड, इक्विपमेंट, लैंड या फिर कोई कोलेटरल नहीं। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही, जिसे आप पहले वाले क्वेश्चन में देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है क्या? कोलेटरल फ्री लोन, है ना। माइक्रो फाइनेंस लोन किसके लिए होता है? जो गरीब वर्ग है, निम्न वर्ग है, उसके लिए होता है कि वो छोटे जो लोन होते हैं उन्हें ले सकें आसानी से। 3 लाख यहाँ पे हाउस होल्ड इनकम है कि भाई पूरे घर की इनकम अगर 3 लाख या 3 लाख से कम है तो लोन ले सकते हैं। और आपको इस लोन के लिए किसी कोलेटरल की ज़रूरत नहीं। जैसे आप कोई भी लोन लेते हैं, आपने अगर मान लीजिए कार खरीदी, बाइक खरीदी, तो हाइपोथिकेशन होता है, तो वो अगर आप लोन नहीं चुकाएंगे कार उठा ले जाएंगे या गाड़ी उठा ले जाएंगे, या घर होता है तो घर को फिर नीलामी कर दिया जाता है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस लोन में कोई भी कोलेटरल ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए ये बहुत ऐसा कहा जाता है जो गरीब वर्ग है उनके लिए काफ़ी अच्छा लोन है। यहाँ पर एक और बात है कि जो टर्म है माइक्रो फाइनेंस, ये पहली बार इंट्रोडक्शन में कब आया था? ये मैं आपको कमेंट के लिए दे रहा हूँ कि आप कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। नाम भी अगर आप बता सकें, क्योंकि उनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है इसी माइक्रो फाइनेंस के लिए, तो बहुत अच्छा होगा। और एक बात और याद रखिए कि जो माइक्रो फाइनेंस होता है ये इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफ़ी हाई होता है, मतलब ये कोलेटरल फ्री होता है, इसलिए जो इनका इंटरेस्ट रेट होता है काफ़ी हाई का मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब 22 से लेकर के 28% तक ये आपका रहता है। और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कौन डिसाइड करता है? वो जो भी माइक्रो फाइनेंस इशू कर रही एंटिटी है, चाहे वो बैंक है, मतलब यूनिवर्सल बैंक है, चाहे स्मॉल बैंक है, चाहे NBFC है, वही डिसाइड करती है। RBI ने ये छूट अब इन लोगों को दे रखी है, तो वही डिसाइड करते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है एसिनोनिक्स जुबैटस, ये किसका साइंटिफिक नेम है? स्टैटिक जीके का सवाल है, तो ये किसका साइंटिफिक नेम है? और ये बहुत ध्यान से मैंने इसको सेलेक्ट किया है। तो ये साइंटिफिक नेम है चीता का, सी वाला ऑप्शन। क्यों किया है? क्योंकि आजकल चीता बहुत चर्चा में है। अभी हम फिर से सुनने में आ रहा है, मैंने आपको करंट अफेयर में बताया है कि मध्य प्रदेश में एक सेकंड नेशनल पार्क जो है उसको प्रिपेयर किया गया है और चीता के इंट्रोडक्शन के लिए। भारत में वर्तमान समय में चीतों की संख्या कितनी है? 26। जो सेकंड अभी और चीता आ जाएंगे तो हो सकता है इनकी संख्या और बढ़ जाए।
अगला सवाल है लिपुलेख पास इज सिचुएटेड इन, लिपुलेख पास कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये है उत्तराखंड में। बी वाला ऑप्शन क्या है इसका, करेक्ट है। लिपुलेख पास किसको जोड़ता है, उत्तराखंड को जोड़ता है किसके साथ, तो ये जोड़ता है तिब्बत के साथ, तिब्बत जो कि चाइना के कंट्रोल में है उस वाले पार्ट के साथ जोड़ता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, सभी लोगों को बाय।